एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं विधवा हो गई थी। मेरा एक 8 साल का बेटा भी था और मैं शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरा बेटा मेरी शादी के आगे आ गया और फूट फूट कर रोने लगा, नहीं माँ, मैं आपको अपने पापा से बेवफाई नहीं करने दूंगा। पापा तुमसे कितना प्यार करते थे। क्या मम्मी उस प्यार की कीमत आप दूसरी शादी करके चुकाओगी? मेरे पापा की आत्मा इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जीते जी आप मेरे पापा से इतनी मोहब्बत करती थी। उनके मरते ही आप में इतना बदलाव कहाँ से आ गया? उनके मरते ही आप उनसे बेवफाई करने पर तुलाई हैं। क्या कमी रह गई थी मेरे बाप की मोहब्बत में? लेकिन उस वक्त मैं बहुत मजबूर थी। अपने बेटे को समझाना चाहती थी कि बिना पति के समाज मुझे गंदी निगाहों से देखेगा और यही समाज मुझसे जीने का हक भी छीन लेगा। अगर मैं बाहर निकलकर कमाने लगी तो भी मुझे बदचलन कहा जाएगा। अगर घर में अपने पेट बांध कर रही तब भी मेरे देवर और जेठों की निगाह मुझ पर गंदी रहेगी। मैं क्या करूं? इस समाज से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे अपनी शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं अपने बेटे को क्या समझाती? फिर मैंने वह कर दिखाया जो आज तक एक साहस भरी औरत ही करती आई है। मैं बहुत मजबूर औरत थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो करने के लिए इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है और सहना भी पड़ता है। खासकर जब उसका हमसफ़र उसके साथ नहीं होता, तब उसको जमाने भी और अपनी भी परवाह होती है। सबको नज़र में रख कर उसको अपने आगे की सीढ़ी चढ़नी होती है, जो बहुत ही कठिन होती है। समाज एक औरत को अकेला जीने नहीं देती, चाहे वह औरत गलत ना हो तब भी। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही परिस्थितियाँ आई थी, जिससे लड़कर मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत बन चुकी थी। अब चाहे जितना मर्जी सैलाब आए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक मर्द चाहे जितना आवारा जुआरी शराबी हो, उसको अगर रहने के लिए किराए का मकान चाहिए तो उसको ऐसा कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। और अगर वहीं पर एक औरत चाहे कितनी भी ईमानदार हो, वह अकेले रहने के लिए अगर किराए का मकान ढूंढे तो उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसको कई प्रूफ समाज को देना पड़ता है। सबसे पहले उस औरत का करैक्टर कैसा है और फिर उसके बाद कोई उसका रिश्तेदार जो उसका जमानत दे सके। इस भेदभाव को समाज से जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम निधि है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए छोटी उम्र से ही मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। तभी मेरी शादी मेरे पापा ने 17 साल की उम्र में अपने ही दोस्त के बेटे अनूप से करवा दी। अनूप मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तक वे जिंदा थे मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारी ज़िंदगी के 10 साल बड़ी आराम से बीते थे। लेकिन उनके अचानक मृत्यु के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। उनकी आंखों में मेरा जीना खटकने लगा था, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक 8 साल का बेटा भी था। और मेरे देवर और जेठ ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मुझे अभी और इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा जायदाद का हकदार बनकर खड़ा हो जाएगा। मैं जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल में ही अपने कदम को जमाए रखना चाहती थी। मेरे जेठ ने ये फैसला सुना दिया कि अब मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि एक जवान औरत का पति के बगैर इस घर में रहना अच्छा नहीं है। मगर मैं अच्छी तरह जानती थी ये बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना भी नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था। मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि मेरी भाभियाँ 4 दिन से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं अपने ससुराल वालों के कदमों में गिर गई और उनसे भीख मांगने लगी। इस घर से मुझे और मेरे बच्चे को ना निकाला जाए। बेशक मुझे मेरे पति की जायदाद में से कोई हिस्सा मत दो। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को उस घर से निकाल दिया। मजबूरन मैं अपने 8 साल के बेटे को गोद में उठाकर मायके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर अपने सीने से लगा लिए। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा अब भविष्य में मेरे भाभी की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका व्यवहार थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया था। मैं घर की बेटी कब घर की नौकरानी बन गई थी खुद भी पता नहीं चल पाया था। भाई सारा सारा दिन तो नौकरी पर होता था। भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर अपने कमरे में आराम करती थी। मुझे घर के कामकाज के लिए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब भी मेरी भाभी मुझे अपने घर में रहने और खाना खिलाने का एहसान जताती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। मेरे भाई के बच्चे और मेरा बेटा करीब एक ही उम्र के थे। भाई ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था, लेकिन मेरे बेटे अनीस को घर में काम के लिए रख लिया गया था और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं दिन रात से उन लोगों की सेवा करती थी। वे लोग मेरे बेटे को पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। मैंने अपने भाई से अनीस की पढ़ाई के बारे में बात की तो भाई ने अनीस को भी स्कूल में एडमिशन करवाया। ये बात मेरी भाभी से बर्दाश्त नहीं हुई।
घर में आए दिन झगड़ा करती। आखिरकार एक दिन थक हार कर मैंने फैसला कर लिया कि भाई से कहती हूँ कि आप कोई बड़े उम्र का आदमी देखकर मेरी उसके साथ शादी करवा दीजिए, जो मेरे और मेरे बेटे का सारा खर्चा उठा सके। मेरा भाई भी मजबूर था, वह सारी ज़िंदगी मेरा खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए शादी करने वाले मैरिज ब्यूरो में मेरा फ़ोटो दे आया था। मेरा रिश्ता भी आ गया। उस आदमी की उम्र 60 साल की थी, मगर वे एक बिजनेसमैन था। मेरा बेटा अनीस इस रिश्ते पर राजी नहीं हुआ। उन दिनों वो बहुत उदास उदास था। वह कहता था, मम्मी आप दूसरी शादी मत करिए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे को रोता देखकर मैंने दूसरी शादी मना कर दिया था और अपनी भाभी से तंग आकर अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में अपने बेटे अनीस के साथ अकेली रहने लगी। अनीस को स्कूल में एडमिशन करवा कर मैंने खुद भी स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। स्कूल में नौकरी करने के बाद भी एक टाइम की रोटी खाती और एक टाइम खाली पेट गुजारा करती। कभी कभी मेरी आंखों में ये सोचकर आंसू आने लगते थे कि जब तक मेरा पति का साया मेरे सर पर था मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन पति के जाते ही दुनिया के अलग रंग मुझे नज़र आने लगे थे। एक औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती वाकई में उसकी ज़िंदगी में शामिल आदमी से ही होती है, और इस बात का एहसास मुझे मेरे पति अनूप के जाने के बाद ही होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत ही दुखी हो जाता था। वह नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी ये बात गंवारा नहीं थी कि मेरी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब हो जाए। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया के सभी रंग नज़र आ गए और मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी इस जॉब के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा और काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी अनीस बड़ा हो रहा था और उसकी ज़रूरतें आए दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा और भाई के दिए हुए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोली, जहां मैं औरतों के मेकअप वगैरह का सामान बेचने लगी। अनूप के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल टाइम बिताया था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने लगा था। मेरा भविष्य, मेरा बीता हुआ कल, मेरी मेहनत, मेरी दुआएं रंग ले आई थी और मेरी ये छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। मैं खुद भी दुकान चलाती थी और अनीस की पढ़ाई पर भी मैं पूरी ध्यान देने की कोशिश करती थी। कई साल ऐसे ही बीत गए थे। मेरा कारोबार चमक गया और मेरी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। रोज़ के फैशन के हिसाब से मैंने नई चीज़ें मंगवानी भी शुरू कर दिया था और दुकान में रोज़गार बढ़ाने के लिए मैंने विधवा और बेसहारा औरतों को भी अपने पास रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तसल्ली में थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर अमित आया था। मैंने पूरे 14 साल के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे बीते हुए सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। अमित को तो पहले इस बात पर यकीन नहीं आया कि मैंने ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालकिन बन गई हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हो गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि बड़े भाई के फैसले के आगे वह सर नहीं उठा सकता था, जबकि उसको मेरे और अनीस के दुख का एहसास था। मैंने ये सोचकर अमित को माफ़ कर दिया कि वह मेरे पति अनूप का भाई है और अनूप अपने छोटे भाई से मोहब्बत करते थे। अमित हमारे घर आने जाने लगा था और अनीस से मोहब्बत भी करने लगा था। अमित का बेटा मेरे बेटे अनीस के हम उम्र ही था। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चाचा का प्यार मिल गया। बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरस गया था। अनीस अब 16 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बदलाव आ गया था। मैं दुकान से घर आती तो मुझे खोया खोया सा नज़र आता था। घर से बाहर निकलता तो रात को देर घर आता था। मैंने घर में काम के लिए नौकरानी रख ली थी और वो मुझे अक्सर कहती, पता नहीं दीदी अनीस साहब को क्या हो गया है, सारा टाइम अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी अनीस से इस बारे में पूछती तो वह कहता कि स्कूल के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तैयारी में बिजी हूँ। मैंने शुरू से अनीस की अच्छी परवरिश की थी, इसलिए मुझे उसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वो मेरे देवर अमित के बेटे रोबिन के अलावा और कहीं नहीं आया जाया करता था। अनीस के पेपर में बस थोड़े ही दिन रह गए थे और आजकल पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा था। मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से घर लौटी तो चकराकर अनीस के कदमों में ही बेहोश हो गई थी। वह मुझे देखकर परेशान हो गया और मुझे पास के ही अस्पताल ले गया, जहाँ पहुंचकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ये सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा बदन पसीने से सराबोर हो गया था। मैं डॉक्टर के अस्पताल में बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी, ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। ये कैसे मुमकिन था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी।
मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं एक विधवा औरत थी। मेरे पति के देहांत को कई साल बीत गए थे और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं। इस बात ने मुझे लज्जित कर दिया था। मैं डॉक्टर से पूछा, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? लेकिन डॉक्टर ने अपना सिर हिला दिया था। तब मैं अपनी रिपोर्ट उठाए चुप से क्लिनिक से बाहर निकल आई। बाहर मेरा बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, माँ सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? आप अचानक बेहोश हो गई थी। अनीस के सवालों पर मैंने उससे नज़रें चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं उससे क्या बताती कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ, और मैं जिस उम्र के हिस्से में थी मुझे तो कोई भी गलत ठहरा देता, जबकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया है। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। पति के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई संबंध था, लेकिन मेरी रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि मेरे पति की जगह कोई ले चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरे मरे हुए पति का पूरा वजूद घूम गया था। मैं कभी उनसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी। फिर किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाना तो अलग बात थी। अनीस के बार बार पूछने पर मैंने उसको झूठ कह दिया कि कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझे आराम को कहा है। मेरी बात सुनकर अनीस नाराज होकर कहने लगा, जब से पापा की मृत्यु हुई है आप अपना ख्याल ही नहीं रखती हैं। आप रात को जल्दी सो जाया करिए। नौकरानी के होते हुए भी आप घर के सारे काम खुद करने लगती हो। फिर नौकरानी रखने का क्या फ़ायदा? और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी फ़िक्र में परेशान रहे। मैं जानता हूँ कि पापा के जाने के बाद आपको ज़्यादा मेरी फ़िक्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ख्याल ना रखें। इस बात को सुनकर मैं दुख से मुस्कुराई थी। पहले ही मैं अनूप के अचानक चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी। अब सालों के बाद इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया था। अगर उस टाइम अनीस का साथ ना होता तो शायद मैं जीने की आस भी छोड़ चुकी होती। लेकिन कभी कभी मोहब्बत और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसे सामने वालों की बुराइयां नज़र नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे अनीस से इतनी मोहब्बत थी कि मैं उसकी कमियों को जान ही नहीं पाई थी। मैं अनीस के साथ घर आ गई थी और बीते हुए कल के बारे में सोच रही थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ था, और मैं दुनिया वालों को और अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? इन सब सवालों ने मेरी तबीयत और ख़राब कर दी थी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी। यही सोच रही थी किस तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ अनीस को भी काफ़ी बदला हुआ महसूस कर रही थी। ये बात ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था। उसके स्कूल के टेस्ट भी बराबर कम नंबर आ रहे थे। टीचर ने मुझे फ़ोन पर यही बताया था कि आजकल उसका ध्यान कहीं और ही है। मैं अनीस के बारे में हर बात खुलकर शेयर कर लिया करती थी, क्योंकि अनीस उम्र के जिस हिस्से में था उसे बाप की शायद ज़रूरत थी, और बाप के चले जाने के बाद मैं चाहती थी उसके चाचा ही उसके सर पर हाथ रखे और उस पर कड़ी नज़र रखे, ताकि वह किसी गलत रास्ते पर ना चले। यूं ही सोचकर मैं अपने देवर को फ़ोन लगाया। उसे अनीस की पढ़ाई के बारे में बात की। तब वो कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, अनीस पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है। वह सारा टाइम यहीं गुजारता है। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई थी। अनीस भी आजकल मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने लगा था। उसका यूं मेरी फ़िक्र करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जवान हो गया था, लेकिन मैं इस प्रेगनेंसी का क्या करती जो मेरे पेट में पल रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं गलती से भी बच्चे को ख़राब करने के बारे में मत सोचिए। इसलिए मेरे पास उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था। मैं ये पता लगाऊं कि ये बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना ही मैं कहीं आती जाती थी, ना ही मेरा किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता था। मेरे घर में अनीस के अलावा और कोई आदमी था ही नहीं। मेरा अब हकीकत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। ये सब किसने किया होगा? जो कुछ भी हुआ था वो मेरे जानकारी में बिल्कुल भी नहीं था। यकीनन रात के अंधेरे का ही सहारा लिया गया होगा। ये सोचकर मैं अपनी नौकरानी के आगे एक शर्त रखा। अगर रात को वो मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं उसे 5,000 रुपये का इनाम दूंगी। वह खुशी खुशी 5,000 की लालच में राजी हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर उसके मुंह तक कंबल उड़ा दिया और कहा कि जब मेरी मर्जी होगी तभी वह वहाँ से उठेगी। फिर मैं खुद आंगन की तरफ खुलने वाले कमरे की खिड़की के पास जाकर छुप गई थी। कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे पता चलेगा या नहीं कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किसी ने रात के गहरे सन्नाटे का फ़ायदा उठाकर मेरे दामन पर यह दाग लगाया है। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद अनीस ने भी कोई हलचल नहीं की थी। फिर जब मैं बहुत देर तक रुकने का इरादा कर लिया तो अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला था। तब मैंने सांस रोककर कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था।
जिसने मुझे कहा था कि वह सारी रात मेरे देवर के लड़के रोबिन के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने अपने देवर अमित को भी फ़ोन करके इस बात की तसल्ली में ले ली थी। वह उसी के घर में मौजूद है। फिर अनीस इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। वह दबे पाँव मेरे बिस्तर पर आया था। अब करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी माँ समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या कर रहा है। कहीं उसने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ऐसा ख्याल आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी, अपने बेटे के बारे में ऐसा गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब अनीस को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी कि मैं गहरी नींद सो रही हूँ, तब उसने धीरे से जाकर मेरी अलमारी में से काफ़ी सारे पैसे निकाल लिए। अनीस की हरकत देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और खुद को कमरे से बाहर आने से रोक न पाई। मैं तेज़ी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची, अनीस कमरे से बाहर निकल रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं गुस्से में अनीस से पूछा, ये सब क्या है? और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाल ली और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और तुमने मेरे भरोसे को ही ठेस पहुंचा दिया है। अब सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम आधी रात को मेरे कमरे में से ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने ज़िंदगी में पहली बार अनीस के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए बताया कि मेरे देवर के बेटे रोबिन ने उसे नशे की लत में डाल दिया है और उसी नशे के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात अलग अलग नशे करता है। अनीस की बात सुनकर मेरे होश उड़ कर रह गए थे। मेरे देवर ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि अनीस कह रहा था कि चाचा को अपने बेटे की हर हरकत का पता है। और फिर उसने मुझ पर एक ऐसा बम फोड़ा जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। अनीस कहने लगा, वह रोज़ रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिलाकर जाया करता था, क्योंकि चाचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वह चाचा की बात ना मानता तो अनीस उसे नशा करने नहीं देता। उसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों के बाद मेरा देवर मेरी ज़िंदगी में आया भी तो एक नए दुख की दास्तान भरने के लिए। मेरे विधवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। इस बात का मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर अपने ही घर में चोरी कराना सिखाकर जो उसने जुर्म किया था, वो मेरे नज़दीक बहुत बड़ा पाप था। और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था, मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने पति अनूप की बात याद आई थी, जिसने शादी के शुरू के दिन में मुझे ये बात बताई थी कि अमित की आदत कुछ ठीक नहीं है, उससे दूर ही रहना। लेकिन उस वक्त मैं अनूप की बात को समझ नहीं पाई थी। आज इतने सालों बाद मुझे उस बात का मतलब समझ आया था। अमित ने एक दफ़ा फिर मेरी हंसती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं थी। अब मैंने अनीस को सख्ती से कहा कि वह आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, और मैं खुद आधी रात को ही अमित के घर पहुंच गई और उसके पत्नी के सामने ही अपने सारे सवाल पूछने लगी। पहले तो वह गूंगा रह गया, फिर उसने सारी हकीकत बयां कर दी। अनूप की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर उन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमित अपनी अय्याशी की वजह से उस जायदाद को संभाल ना सका और हर चीज़ बेच दी। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वह गुजारा कर रहा था। जाहिर है वे लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन हकीकत में वे अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके थे। वह अपने बच्चों की परवरिश भी ठीक तरह से नहीं कर सका था। उसका जवान बेटा नशे जैसी हालत में पड़ गया था। जब अमित ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते हुए देखा तो उसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी खराब हो गई थी, क्योंकि मैं अभी भी बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बनाया और उसे नशे की लत में डालकर हर रात मेरे साथ गलत काम करता रहा, यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से शादी के बारे में सोचूंगी और खुद तुम मुझसे शादी कर लोगी। इस तरह वो मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से अनीस भी उसके रास्ते का कांटा निकल जाएगा। अमित की हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। पहले ही मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कम तकलीफ उठाई थी, जो अब अमित मेरे लिए इतनी नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने उसे कहा कि अब ये सपना देखना छोड़ दे। मुझे मजबूर समझकर वो मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं मजबूर होकर इस्तेमाल होती चली जाऊंगी। मैं वहाँ से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई। मैंने अमित पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था, उसके बेटे रोबिन पर भी, जिसने मेरे मासूम बेटे को नशे की आदत में डाला था। वे दोनों बाप बेटा जेल में थे और वे अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। और भगवान की करनी ऐसी हुई
कि मेरी प्रेगनेंसी खुद ब खुद खराब हो गई थी। उस वक्त के बाद मैंने कभी दोबारा उस रिश्ते पर भरोसा नहीं किया था। आज मैं पलटकर अपनी पूरी ज़िंदगी देखती हूँ। मुझे लगता है मेरा विधवा होना शायद मेरा पाप बन गया था। हमारे समाज में एक विधवा औरत का जीने का हक क्यों नहीं दिया जाता? अगर वह अपनी औलाद की खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो उसे समाज में इस कदर क्यों जलील और रुस्वा किया जाता है? क्या मुझे इस वक्त अपने बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या शादी के बाद मेरे बेटे को वो प्यार मिलता जिसका वह हकदार था? आप सब लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे इन सवालों को जवाब ज़रूर दीजिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।